हैंडसेट के हाँ चालू हो गया। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव। ओम शांति शांति शांति। आत्मीय बंधुओं, भाइयों तथा बहनें, लॉकडाउन का समय है, बहुत वीडियो आपको नहीं मिल पा रहा है और हम भी इसी लॉकडाउन में इधर बिहार आ गए। बिहार से आपको एक दो वीडियो मिला भी। आज हम एक गांव में हैं बिहार के, जिस गांव का नाम है 84, पोस्ट है इसका भिक्खमपुर और ये सिवान ज़िले में पड़ता है। आज इच्छा हुई कि इस विषय पे हम आपसे कुछ चर्चा करें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने ये बयान दिया कि भगवान राम इंडिया के अर्थात भारत के अयोध्या के रहने वाले नहीं थे। उनका जन्म स्थान नेपाल के बीरगंज के पास एक अयोध्या है, वहाँ हुआ। पहले तो ये समझ लें कि केपी ओली एक कम्युनिस्ट माइंडेड आदमी है और कोई मानवता सांस्कृतिक विचारधारा भी उनकी अपनी कोई नहीं है। चाइना के गुलाम जैसे बने हुए हैं। भले ही वो चाइना के गुलाम बने, चाइना के इशारे पे चले। कई लोगों ने प्रश्न किया, क्या ये चाइना ने बुलवाया है? चाइना को फुर्सत नहीं है कि केपी ओली को बोले कि आप क्या बयान दें, बल्कि चाइना तो नेपाल को पूरी तरह से अपने कब्जे में किए हुए है। केपी ओली की मति भ्रमित हो गई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि नेपाल और भारत का बड़ा अटूट रिश्ता है, बहुत प्राचीन संबंध है। एक तरह से हम कहें कि भारत की ससुराल नेपाल है। भगवान राम की ससुराल जनकपुरी नेपाल में सीता मैया के यहाँ है। तो इस तरह से ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से नेपाल और भारत एक है। आज भी नेपाल का जनमानस भारत के साथ जुड़ा हुआ है। भले ही आज वो हिंदू राष्ट्र से प्रजातंत्र हो गया या सेकुलर राष्ट्र उसे बना दिया गया, परंतु मानसिकता और भावनाएं तो हिंदू ही है। वहीं हमारे पशुपतिनाथ विराजमान होते हैं और शादियां यहाँ की वहाँ होती है, वहाँ की यहाँ होती है। अब हम चर्चा करते हैं केपी ओली ने क्या कहा और उसमें क्या क्या कमियां हैं। उन्होंने ये कहा कि भगवान राम नेपाल के नहीं, भगवान राम भारत के नहीं नेपाल के नागरिक थे। और उन्होंने उदाहरण ये दिया कि बीरगंज के पास नेपाल में एक अयोध्या नाम का गांव है, भगवान राम का जन्म वहाँ हुआ था। और ये भी कहा कि अयोध्या जो हिंदुस्तान में है वो जनकपुर से बहुत दूर है और उस ज़माने में कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, टेलीफोन नहीं था, फिर इतने दूर वो शादी करने कैसे आए। और भी कई छोटी छोटी बातें हैं जिसे हम बारीकी से समझेंगे। पहली बात तो ये कि भगवान राम कौशल के राजा थे, अवध के राजा थे। जितना बड़ा कौशल राज्य था उसके बच्चे के बराबर पूरा नेपाल देश है। और जहाँ ये बीरगंज के पास गांव की चर्चा कर रहे हैं, आप स्वयं कल्पना करिए कि अवध के नरेश चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती बहुत बड़ा होता है। अनेक राज्य और अनेक राष्ट्रों को मिला के सबसे बड़ा साम्राज्य जो होता है उसे चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। और राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, किसी गांव के रहने वाले नहीं थे। बीरगंज के पास के गांव में खो जाते, गांव में ग्रामीण लोग रहते हैं, राजा नहीं रहते। अगर भगवान राम राजा हैं तो नेपाल के उस गांव के हो नहीं सकते। या तो वो राजा नहीं थे, साधारण कोई गांव का आदमी ग्रामीण था, फिर राजा जनक की पुत्री से ग्रामीण की शादी कैसे हो सकती है। सच्चाई ये है कि भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र और स्वयं चक्रवर्ती सम्राट हुए अपने समय में और राम राज्य की स्थापना की। भगवान राम सूर्यवंश के हैं। सूर्यवंश का इतिहास नेपाल से नहीं है,
भारत से है। ये इतिहास जानता है कि भगवान राम के पिता राजा दशरथ, उनके पूर्वज राजा त्रिशंकु, राजा अज, राजा रघु, राजा सगर, राजा भगीरथ, बड़े बड़े सम्राट हुए हैं। और सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है भगवान राम के जीवन को समझने का वाल्मीकि रामायण। बाद के जितने भी रामायण क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए हैं उसमें कंब रामायण, अध्यात्म रामायण, विचित्र रामायण और कृतिवास रामायण, ये रामचरितमानस, ये जितने भी रामायण है ये सब क्षेत्रीय भाषाओं में बाद में लिखी गई है। लेकिन प्रमाणिक ग्रंथ रामायण का केवल वाल्मीकि रामायण है। और वाल्मीकि रामायण वर्णन करता है कि सरयू नदी के किनारे कौशल देश है जहाँ के राजा दशरथ हैं और उन्हीं के पुत्र भगवान राम हैं। तो ये तो समझ में आता है कि भगवान राम नेपाल के नहीं बल्कि भारत के अवध के कौशल के नरेश थे और एक राजा थे, सामान्य नागरिक नहीं थे। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री नेपाल के ओली ने कहा कि कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, मोबाइल नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस सदी की बात है। हम मानते हैं कि कम से कम 5000 साल BC, बिफोर क्राइस्ट, भगवान राम हुए हैं। और उस ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी हाई थी, क्या मोबाइल की बात करते हैं ओली। उस ज़माने में पुष्पक विमान था जो आज के ज़माने में भी नहीं है, जिसमें एंटी मिसाइल सिस्टम था, जिसमें ऐसी ऑटोमेटिक सुविधाएं थी कि वो जहाज़ अपने आप, आदमी कम हो तो छोटा हो जाता था और आदमी अधिक हो तो बड़ा हो जाता था। इस तरह से उनको कम कराई, आवाज़ आ रही है। बीरू थोड़ा धीरे बात करिए, साउंड यहाँ तक आ रहा है। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि उस ज़माने में टेक्नोलॉजी, साइंस कितनी हाई थी कि जो हम पुष्पक विमान बनाते थे उसमें उड़ते थे और वो मन की गति से चलने वाला जहाज़ था। आज वैसा जहाज़ हम नहीं बना पाए। और टेलीपैथी ये मोबाइल से भी अधिक बड़ा ताकतवर संदेशवाहक है। दूसरी बात, उस समय की इंजीनियरिंग की बात करें तो राम सेतु को लीजिए, तो आज भी राम सेतु जैसा सेतु बनाने वाले इंजीनियर नहीं है। कि इतना बड़ा ब्रिज समुद्र के ऊपर पूरी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं बनाया। और उसकी टेक्नोलॉजी को देखकर हैरान है आज के इंजीनियर कि वो जिग जैग बनाया गया, वो जेड आकार का है कि समुद्र के थपेड़े पड़ने के बाद भी लाखों साल के बाद वो ब्रिज, वो पुल आज तक नहीं टूटा। नासा ने रिसर्च करके और आर्कियोलॉजिकल सर्वे नासा का ये बताता है कि ये 10,11,000 से भी ज़्यादा वर्ष पुराना ये ब्रिज है। तो अगर हम जो तथ्य कहते हैं कि 5000 BC, तो ये तो 10 लाख से भी ज़्यादा पुराना है। और उस काल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी तो ओली को पता ही नहीं है कि इतिहास क्या है और हमारी संस्कृति क्या है, नेपाल और भारत के आपसी संबंध कितने मधुर हैं। तो अपने इन वक्तव्यों से वो चाहते हैं कि नेपाल की जनता उनकी तरफ हो जाएगी, लेकिन हमारा ये मानना है कि नेपाल की जनता ही उनका विरोध करेगी और ओली पूरी तरह से मिट जाएंगे, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और उनको समझ में नहीं आता, इन कम्युनिस्टों को, माओवादियों को, कि सांस्कृतिक और धार्मिक चीज़ें क्या होती है। संस्कृति के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे तो आप मिट जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने हमारे सांस्कृतिक धरोहर के ऊपर अतिक्रमण किया है। भारत ने आक्रमण नहीं किया, आप भारत के सांस्कृतिक धरोहर का अतिक्रमण कर रहे हैं और ये अतिक्रमण आपके लिए बहुत घाटे का सौदा होगा। इसलिए इस विषय में हमारा मन था कि आप सबको ये संदेश दे कि नेपाल जैसे छोटे देश को भारत से मिल के रहना चाहिए और भारत भी उसे छोटा देश नहीं मानता, अपना मित्र, अपना संबंधी, अपना रिश्तेदार मानता है। सीता मैया की जन्मभूमि है। और ये भी आप जान लीजिए कि आज जो नेपाल है, क्या 10 लाख साल पहले नेपाल रहा होगा? ये समस्त वो इलाका कौशल का ही क्षेत्र था, भारत का ही एक अंग था। भारतवर्ष अफ़गानिस्तान से आगे तक और ये भूटान, आधा चाइना, नेपाल, बर्मा, ये सब भारत के हिस्से थे। आर्यावर्त भारतवर्ष बहुत विस्तृत था।
तो इसलिए भ्रम में ओली जी न रहें, अपने दिमाग को ठीक करें। यही संदेश आप लोगों को देना था। ओम शांति।